हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट नेट वंस अगेन। मेरा नाम है तेजवीर यादव और आज की क्लास में मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल मैं आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं विच इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे इस लेक्चर को गलती से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो बच्चों आपके लिए बहुत ही सही आप आए हो। यहाँ पर मैं आपको पांचवा चैप्टर जो है जिसको हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर भी बुलाते हैं वो मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो पूरा चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो आप बेटा हर दिन शाम को 6 बजे ये क्लास अटेंड करके अपना चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और स्टेट्स ऑफ मैटर जो है जिसको हम लोग बहुत सारी जगह पे गैसियस स्टेट के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो हम लोग या तो गैसियस स्टेट बोल सकते हैं या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर बोल सकते हैं। और जिसमें सबसे पहला सबसे पहला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 1 है दैट इज बेस्ड ऑन बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पे बात करेंगे और इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में मतलब लिटरली हर एक क्वेश्चन में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। चैप्टर नंबर 5 में हर जगह पे यूज आएगी। इनफैक्ट इनफैक्ट बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स में भी आइडियल गैस इक्वेशन कहीं ना कहीं यूज आती है। तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे कि क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे काम आता है और कैसे कैसे काम आता है बच्चों। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग चैप्टर नंबर 5 अपना स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उन बच्चों के लिए जो डाउट नेट प्लेटफॉर्म पे मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरा लेक्चर पहली बार अटेंड कर रहे हैं। तो बच्चों मेरा नाम तेजवीर यादव है और मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है आईआईटी बॉम्बे से। इसका मतलब मैंने अपना आईआईटी जेईई का एग्जाम क्लियर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 1588। उसके अलावा बच्चों मैंने उसी ईयर केवीपीवाई का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। तो जिन बच्चों को केवीपीवाई के बारे में और दिलचस्पी है, केवीपीवाई एग्ज़ाम के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैंने केवीपीवाई पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो केवीपीवाई डाउटनेट 2021 नाम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो मेरा वो डिटेल्ड वीडियो आपको दिख जाएगा। क्योंकि केवीपीवाई का अभी डेट अनाउंस हुआ है तो वो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, आप डेफिनेटली चेकआउट करें। उसके अलावा मैंने बच्चों गेट का एग्जाम भी क्लियर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 1024। इन सब अचीवमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं लास्ट 9 ईयर्स से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। तो बच्चों ये जो क्लास है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो पहली क्लास होती है। क्योंकि एक बार आप पहली क्लास से अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और अगर कभी बीच में से क्लास पढ़ते हैं तो वो थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता है। तो बच्चों हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ गैसियस स्टेट। ठीक है, जो शाम को क्लास होती थी वो सुबह शिफ्ट हो गई आई थिंक स्वाति मैम की। तो वो बच्चे सुबह मैम की क्लास देख सकते हैं। हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में बच्चों हम लोग मैंने आपको बताया कि आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है और उस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। क्लास के एंड में बच्चों हम लोग छोटा सा क्विज रखेंगे। ये क्विज आपको डेफिनेटली इस क्लास में क्या समझा है आपने उस पे बेस्ड रहेगा। तो डाउटनेट की हर क्लास के एंड में आपको एक क्विज देखने को मिलता है और वो क्विज जो है वो उसी पर्टिकुलर क्लास पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहेंगे। तो मतलब इस क्विज में मैं ऐसा नहीं है कि बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। जो आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं बच्चों, मैं उसी पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा छोटे छोटे, वो आपको लास्ट में सोल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले किसी गैस के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई भी गैस है जो कि इस कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी गैस है जो इस कंटेनर में रखा हुआ है। तो गैस के अंदर इस कंटेनर के अंदर गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहेंगे बच्चों। रैंडमली इधर उधर मूव करते रहेंगे समथिंग लाइक दिस। और वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे। तो मान लीजिए ये पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, इधर, 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 ऐसे ये पार्टिकल्स अपने मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं बच्चों, तो
आपको नहीं लगता कि ये इस कंटेनर की दीवारों से भी टकराएंगे? ये जो रेड कलर से मैंने दिखा रखा है, ये क्या है? बेसिकली वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये क्या है? वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये कंटेनर की दीवारें हैं। दीज आर बेसिकली वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और अगर पार्टिकल्स दीवारों से टकराएंगे तो आप बोलेंगे सर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, दीवारों से टकराएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन बच्चों, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स भी हैं, करोड़ों की संख्या में पार्टिकल्स है। तो बहुत छोटे छोटे टकराएंगे, लेकिन इतनी बार टकराएंगे, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स टकराएंगे तो वो कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दीवारों पर डाल रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर दीवारों पर अप्लाई कर रहे होंगे। और ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कोलिजन मतलब टकराना, तो क्योंकि ये पार्टिकल्स दीवारों से जब टकराएंगे तो उस पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और उस प्रेशर को मैं क्या बोल देता हूं? पी बोल देता हूं। एंड दैट विल बी प्रेशर ऑफ द गैस, या फिर प्रेशर ड्यू टू गैस, प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, ये क्या होगा? आपका प्रेशर होगा। और ये प्रेशर किसकी वजह से होता है बच्चों? ये प्रेशर होता है ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ, कोलिजन्स मतलब टकराना, ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ gaseous particles, due to collisions of gaseous particles with the walls of container, walls of container। कंटेनर की दीवारों के साथ में जो पार्टिकल्स टकराएंगे, उन टकराव की वजह से, उन कोलिजन्स की वजह से गैसियस पार्टिकल्स दीवारों पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल्स है, तो हर दीवार पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि सेम प्रेशर ही लग रहा होगा, हर दीवार पे सेम प्रेशर लग रहा होगा, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ? पी, दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस। इस प्रेशर के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस प्रेशर की कुछ यूनिट के बारे में बता देता हूं बच्चों। ये प्रेशर की यूनिट्स आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर में काम आने वाली हैं, तो ये यूनिट्स को आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज पी। तो अगर मैं बात करूं प्रेशर, तो उसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर हम लोग बोलेंगे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जो प्रेशर रहता है वो क्या रहता है बच्चों? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूंगा, एसआई यूनिट की बात करूंगा, तो सबसे पहले एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और डिवाइडेड बाय एरिया इज मीटर स्क्वायर, या फिर मैं बोल दूंगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पीए। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल। तो पास्कल जो है वो हमारा एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होता है। बट आप मेरा विश्वास मानिए कि केमिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चंस में आपको जो प्रेशर है वो पास्कल में दिखेगा, बहुत कम क्वेश्चन में जो प्रेशर है वो पास्कल में दिखेगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में जो प्रेशर है वो हमको एटीएम में दिखेगा या फिर बार में दिखेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कुछ होने वाला है। सबसे पहले कुछ और पॉपुलर यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दूसरा जो प्रेशर है वो होता है एटीएम। क्या रहता है? एटम नहीं है, एटीएम है। इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटीएम की जो वैल्यू रहती है दैट इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 एटीएम की वैल्यू कितनी रहती है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी रहती है? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। बच्चों इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 1.01 बहुत 1 से थोड़ा सा ही तो बड़ा है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10⁵ पास्कल भी बच्चों लिख देंगे। तो 1 एटीएम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 10⁵ पास्कल। एटीएम हो गया। एग्जैक्टली देखेंगे तो 1.01325 इंटू 10⁵ है, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो बच्चों 1 इंटू 10⁵ भी बुला सकते हैं। इसकी तीसरी यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो एक तीसरी यूनिट और है दैट इज बार। वो वाला बार नहीं जो आप सोच रहे हैं, एक और बार होता है जो कि प्रेशर की यूनिट है, और 1 बार की वैल्यू एग्जैक्टली
1 इंटू 10⁵ पास्कल होती। 1 एटीएम कितना था बच्चों? 1 एटीएम कितना था? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। लेकिन 1 बार की वैल्यू एग्जैक्टली 1 इंटू 10⁵ पास्कल होती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 एटीएम और 1 बार अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। हाँ, कैलकुलेशंस में हम लोग एग्जैक्टली इक्वल भी मान लेंगे, लेकिन एक्चुअल में 1 एटीएम और 1 बार अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। 1 एटीएम एंड 1 बार दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से एग्जैक्टली कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा बड़ा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में से अगर एग्जैक्ट कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा वाला ज़्यादा बड़ा है? 1 एटीएम बड़ा है या 1 बार बड़ा है? तो बच्चों ध्यान से देखना, 1 बार में तो ये यहाँ पर 1 इंटू 10⁵ है और इसमें 1.01325 है इंटू 10⁵ है। देखो 10⁵ तो दोनों में दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें है बच्चों 1 और इसमें है 1.01325। 1.01 1 से तो बड़ा ही है, 1.01 1 से तो बड़ा ही है, मतलब 1 एटीएम इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 बार, हल्का सा बड़ा है 1 बार से, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 बार। 1 एटीएम हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 बार के इक्वल है, लेकिन अगर एग्जैक्टली कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 1.01325 होता है और इसमें 1 होता है। यार समझ में आ गई? एक और यूनिट है प्रेशर की, मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बता दिया, पास्कल बता दिया, एटीएम बता दिया, बार बता दिया। एक और रहती है, और वो है आपका 1 एटीएम की वैल्यू 760 mmHg। क्या है? 760 mmHg या फिर मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्या है ये mmHg? क्या है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो 1 एटीएम की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 760 mmHg होगी। 1 एटीएम की वैल्यू कितनी होगी? 760 mmHg। अच्छा, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं आप बता सकते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो बच्चों 760 mm को मैं यहाँ पे अगर 76 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 760 mmHg हो जाएगा। तो 76 सेंटीमीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। सो 1 एटीएम इज़ नथिंग बट 76 सेंटीमीटर Hg। ये भी आपको कहीं कहीं पे दिखाई दे सकता है। सही बात है, 1 एटीएम की वैल्यू 76 सेंटीमीटर Hg भी लिख सकते हैं, या 1 एटीएम की वैल्यू 760 mmHg भी लिख सकते हैं। अब जो ये आपका 1 mmHg रहता है, ये वाला जो ये वाला है 1 mmHg, इसको हम लोग बोलते हैं टोर। क्या बोलते हैं? टोर। टोर होता है ना, तो वो टोर है। 1 mmHg इज 1 टोर, मतलब mmHg का ही दूसरा नाम है टोर। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि 1 एटीएम है तो उसमें कितने टोर होंगे, तो भाई 760 mmHg था तो इसको 760 टोर लिख दो। यार समझ में आ रहा है? 1 एटीएम क्या लिख दो? 760 टोर लिख दो। तो बच्चों इस पे बेस्ड मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ। उससे पहले मैं इसका प्रेशर की समरी अगर आपको बताऊं तो कितनी यूनिट है प्रेशर की? पहला है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी बुलाते हैं। दूसरा है आपका जो सबसे ज़्यादा बार आपको केमिस्ट्री में दिखाई देगा, एटीएम। तो 1 एटीएम की वैल्यू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल लिख देंगे, या फिर अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल लिख देंगे। तीसरा है बच्चों कि 1 बार, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। फोर्थ है बच्चों, क्या है फोर्थ? फोर्थ है mmHg। तो 1 एटीएम की वैल्यू 760 mmHg रहती है। और फिफ्थ है बच्चों कि 1 एटीएम की वैल्यू 760 टोर रहती है। और सिक्स्थ है बच्चों कि 1 एटीएम की वैल्यू 76 सेंटीमीटर Hg रहती है। ये सारी की सारी हम लोग यूनिट लिख सकते हैं प्रेशर की, और इन्हीं यूनिट में से ही आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में प्रेशर देखने को मिलेगा। सही बात है, सही बात है। ये अपना हो गया प्रेशर के बारे में। आपको एक क्वेश्चन करना है बच्चों, आपको एक क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन ये है कि 1 पास्कल इक्वल्स टू x mmHg। तो x की वैल्यू बतानी है बच्चों, क्या होगा? ठीक है, x की वैल्यू बतानी है, क्या होगा? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों क्या होगा? आपको मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं। आप 1 एटीएम की वैल्यू पास्कल में लिख लीजिए
और 1 एटीएम की वैल्यू mmHg में लिख लीजिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए। 1 एटीएम की वैल्यू आप पास्कल में लिख लीजिए, 1 एटीएम की वैल्यू mmHg में लिख लीजिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए। ध्यान से समझना बच्चों, कैसे इसको सोल्व करेंगे आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मैं 1 एटीएम को बीच में लेके आता हूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं, और 1 एटीएम को ही हम लोग 760 mmHg लिख सकते हैं। तो भैया ये भी 1 एटीएम है, ये भी 1 एटीएम है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 760 mmHg। तो यहाँ से 1 पास्कल कितना हो जाएगा बच्चों, 760 डिवाइडेड बाई 10⁵ mmHg, मतलब कि 760 इंटू 10⁻⁻5 या फिर 76 इंटू 10⁻⁻4 या फिर 0.0076 mmHg आ जाएगा बच्चों। 0.0076 mmHg हमारा आ जाएगा, ये हम लोग बता सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है। तो ये सारी हमने प्रेशर की बात करी। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एक दूसरी चीज़ की, और उस दूसरी चीज़ में से पहले मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन बता देता हूं, और इस आइडियल गैस इक्वेशन को मैं फील भी करवाऊंगा, इस आइडियल गैस इक्वेशन को मैं फील भी करवाऊंगा और सारे गैस लॉज भी आपको बताऊंगा। लेकिन हम लोग पहले एक बार आइडियल गैस इक्वेशन लिख लेते हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT, दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। कितने अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, P दिखाई दे रहा है, V दिखाई दे रहा है, N दिखाई दे रहा है, R दिखाई दे रहा है, T दिखाई दे रहा है। 5 अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो हम लोग इन पांचों अल्फाबेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे 1 बाई 1। PV इक्वल्स टू nRT। तो बच्चों आप एक बात बताइए, सबसे पहला जो है P, दैट इज प्रेशर ड्यू टू गैस या प्रेशर ऑफ द गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। और इसकी यूनिट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी यूनिट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि नहीं कर चुका हूँ? प्रेशर के बारे में सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ। अब 1 बाई 1 हम लोग जितने बाकी के सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो P हो गया प्रेशर। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चंस में मोस्टली प्रेशर हमको किस में दिखाई देगा, एटीएम में दिखाई देगा। और 1 एटीएम की वैल्यू 10⁵ पास्कल के आसपास रहती है, मतलब कि 1 लाख पास्कल। 1 एटीएम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पास्कल के आसपास रहती है। कई बार हम लोग mmHg में भी प्रेशर दे देते हैं, और 1 एटीएम की वैल्यू कितनी होती है, 760 mmHg, 760 mmHg के बराबर रहती है बच्चों। प्रेशर के बारे में हो गया। तो दूसरा जो है वो आपका दिख रहा है, P के बाद में क्या दिख रहा है, V। तुम बोलोगे सर P के बाद तो Q आता है। अरे भाई अल्फाबेट्स में P Q आता है, इधर तो P के बाद में V है। तो V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब आपको पता है कि अगर हम लोग किसी भी गैस को किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो पूरा का पूरा कंटेनर वाला वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सही बात है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ द गैस, या फिर क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सही बात है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो वॉल्यूम की बात करेंगे कि वॉल्यूम हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम हम लोग जनरली कैसे निकालते हैं भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बचपन में निकालना सीखा है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर तुम लेंथ को पुट करते हो मीटर में, ब्रेड्थ को पुट करते हो मीटर में, और हाइट को पुट करते हो मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। मतलब कि ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है हमारा मीटर क्यूब। लीटर नहीं होता है बच्चों। जो हम लोग जनरली वॉल्यूम अगर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में लीटर आता है। 1 लीटर वाली पानी की बोतल, 2 लीटर वाली पानी की बोतल, 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तो लीटर जनरली यूज़ किया जाता है। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, मीटर क्यूब है। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। और मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर रहते हैं। कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। मतलब 1 मीटर क्यूब कहीं बड़ा है लीटर से। मतलब आप इमेजिन करो कि आप 1 लीटर वाली पानी की बोतल लीजिए,
1 लीटर वाली पानी की बोतल लीजिए और ऐसी कितनी बोतल लीजिए, 1000 बोतल लीजिए, तब जाके अपना 1 मीटर क्यूब पानी बनेगा। या फिर आप 2 लीटर वाली पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल ले लीजिए और ऐसी 500 बोतल्स को जब खाली कर दोगे एक खड्डे में, तो वॉल्यूम बनेगा अपना मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब जो है वो बहुत ही बड़ी यूनिट है वॉल्यूम की, बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिट है। इसलिए जनरली मीटर क्यूब में यूनिट ना दिखने के बजाय हमको लीटर में यूनिट दिखाई देती है, और 1 मीटर क्यूब होगा 1000 लीटर। इसको मैं प्रूव भी करवाऊंगा। तो हम लोग लिख देते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 10⁻³ लीटर। सही बात है, 1 मीटर क्यूब क्या होगा, 10⁻³ लीटर या फिर 1000 लीटर। अब अगर कुछ और यूनिट्स के बारे में चर्चा करें तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं यार, 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो इधर बन गया 1 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू बन गया इधर 100 सेंटीमीटर का क्यूब। 1 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का क्यूब। तो अगर 1 मीटर का क्यूब करेंगे तो इधर तो ये 1 का क्यूब तो 1 ही बनेगा, मीटर क्यूब इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है, 100 होता है 10⁻² सेंटीमीटर और उसका क्यूब, तो 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻6 बन जाएगा यार। मतलब कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्या बनेगा बच्चों, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। एक और बात करते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10। सही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, कमेंट करके बताइए बच्चों। 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे बच्चों, कमेंट करके बताइए मुझे। 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे बच्चों, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, गिवन द फैक्ट दैट 1 मीटर में 10 डेसीमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, अगर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हैं तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। तो 1 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर का क्यूब। ये तो इधर 1 मीटर क्यूब बन जाएगा। 10 का क्यूब कितना होगा, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1000। सो 1 मीटर क्यूब इज योर 1000 डेसीमीटर क्यूब। ये भी बात सही है, समझ रहे हो, कैच कर रहे हो क्या। छोटी छोटी यूनिट्स में आप चेंज कर सकते हो, इस पे बेस मैं आपको क्विज में भी क्वेश्चंस पूछूंगा। 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों। अच्छा अब एक बात बताइए, मैंने आपको बोला था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर भी होते हैं और 1 मीटर क्यूब में ही 1000 डेसीमीटर क्यूब भी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर दोनों क्या होंगे यार, बराबर ही होंगे। 1 लीटर मतलब क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। बढ़िया चीज़ है यार, ये बढ़िया चीज़ है बच्चों। एक छोटा सा सवाल और है आपसे कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। अभी मैंने सोल्व करवाया था बच्चों, एक बार आप कमेंट करके बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे बच्चों, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, क्या कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों, फटाफट बताइए मुझे। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर लिख लिया, अगर दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब। सही है, 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब। अब ये तो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, तो ये 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू ये 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, क्यूब का मतलब क्या है 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया अपना 10�6। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10�6 सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग बोलते हैं सीसी। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों केमिस्ट्री में, मतलब लिटरली कुछ बच्चे ऐसे इसलिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि वॉल्यूम ये दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा बार केमिस्ट्री में क्वेश्चन आपको दिया रहेगा सीसी में, सीसी। ये सीसी का फुल फॉर्म क्या है भाई, ये सीसी का फुल फॉर्म है बच्चों क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी
क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब ही है। और इसी सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग ml भी लिख सकते हैं, मिलीलीटर, समझ रहे हो। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, समझ रहे हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। तो भैया 1 मीटर क्यूब को हम लोग 10⁶ ml भी लिख सकते हैं, सही है। 1 मीटर क्यूब को हम लोग 10⁶ ml भी लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए वॉल्यूम मेरे को दिया 444 cc, 444 cc। हमारे पास में वॉल्यूम कितना है, 444 cc है, बताइए। तो मैं ऑप्शंस देता हूँ। पहला है 0.444 लीटर हो जाएगा वॉल्यूम, या फिर 4.44 लीटर हो जाएगा, या फिर 44.4 लीटर हो जाएगा, या फिर 0.0444 लीटर हो जाएगा। बच्चों हमको ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। हमको वॉल्यूम दिया हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें आंसर क्या आने वाला है? क्या बच्चों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें आंसर क्या आने वाला है? फटाफट कमेंट करेंगे, यस फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। वॉल्यूम की वैल्यू 444 सीसी है। सीसी मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। जी हाँ, बहुत बच्चों ने सही आंसर किए हैं। 444 सीसी का मतलब क्या है, 444 ml, 444 ml। और 444 ml मतलब क्या हो जाएगा, 444 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। क्यों? बिकॉज 1 ml इज 10⁻³ लीटर। 1 ml क्या होगा, 10⁻³ लीटर के इक्वल होगा। तो 444 ml है तो 444 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर हो जाएगा, मतलब कि 0.444 लीटर अपना आंसर आएगा। 0.444 लीटर। देखते हैं ऑप्शन में, तो सबसे पहला ऑप्शन ही आपका मैच कर जाएगा, ऑप्शन ए ही आपका मैच कर जाएगा। बच्चों क्या आपको वॉल्यूम के बारे में कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो अभी कमेंट करके बताइए कि कौन सी वाली यूनिट में आपको डाउट है, कौन सी वाली यूनिट में आपको डाउट है। जी हाँ, तो अपना जो आइडियल गैस इक्वेशन था उसमें P हो गया, V हो गया, PV इक्वल्स टू nRT। लेफ्ट वाले तो दोनों हो गए, प्रेशर और वॉल्यूम की सारी यूनिट्स के बारे में मैंने बात कर ली। अब हम लोग P इक्वल्स टू PV इक्वल्स टू nRT की बात करेंगे, PV इक्वल्स टू nRT की बात करेंगे। तो प्रेशर अपना डन हो चुका है, वॉल्यूम अपना डन हो चुका है। अब T की बात कर लेते हैं। T होता है बच्चों टेम्परेचर। T क्या होता है, टेम्परेचर। तो तीसरा जो है वो आपको दिखेगा T, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द गैस। सबसे पहली बात जो जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, सबसे पहली बात कि टेम्परेचर जब हम लोग पुट करेंगे, जब भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन में, PV इक्वल्स टू nRT लगाएंगे तो टेम्परेचर हमेशा बच्चों किस में पुट करना है, केल्विन में पुट करना है। बट क्वेश्चन में कई बार हमको केल्विन में ना देके क्या कर देंगे, डिग्री सेल्सियस में दे देंगे। तो बच्चों टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। 273.15 में 0.15 को जनरली लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होगा। जब मैंने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि हम लोग 273 ऐड करें या 273 सब्ट्रैक्ट करें, कभी डिग्री सेल्सियस में देते हैं कभी केल्विन में देते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान से सुनना है। अल्फ़ाबेट तो सभी को याद होते हैं ABCD, तो ABCDEFGHIJK। C और K में पहले C आता है, मतलब ये आपका स्मॉल होगा, ये छोटा होगा, और K जो है वो बड़ा होगा, लार्ज होगा। मतलब जब C से K में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो ऐड करोगे 273, और जब K से C में आना है, बड़े से छोटे में आना है तो सब्ट्रैक्ट करोगे 273। ऐसे याद रख सकते हो, छोटी सी बात बताई है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बताया है। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, C से K में जाना है, तो C छोटा होता है K बड़ा होता है, तो ऐड कर दो 273। अगर K से C में आना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो 273। हमको आइडियल गैस इक्वेशन में बच्चों हमेशा टेम्परेचर किस में पुट करना है, केल्विन में पुट करना है। लेट्स से कि मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पर T की वैल्यू 25 पुट नहीं करूँगा, यहाँ पर क्या पुट करूँगा, 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 प्लस 273 क्या पुट करूँगा, 298 वैल्यू पुट करूँगा, 298 केल्विन पुट करूँगा। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। कितने टर्म्स हो गए, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब जो N है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो फोर्थ है
PV इक्वल्स टू nRT। देखो मैं इतनी बार ये आइडियल गैस इक्वेशन लिखूंगा कि वैसे ही आप लोगों को याद हो जाएगी। इस पे बहुत सारे गैस लॉज भी हम लोग करेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग इस पे करने वाले हैं, पूरा चैप्टर इस इक्वेशन पे चलने वाला है। PV इक्वल्स टू nRT में जो n है वो क्या है? PV इक्वल्स टू nRT में कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा मुझे n क्या है? जिन लोगों ने पहले पढ़ा है n क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? n क्या रिप्रेजेंट करेगा? n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स। n क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स, जिसकी यूनिट हम लोग डायरेक्टली मोल ही लिख देंगे। और इसकी वैल्यू हम लोग मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, क्या लिखते हैं? मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास भी लिख सकते हैं। इस पे हम लोग डिटेल में भी चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। मोस्टली क्वेश्चंस में गैसियस स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स ही दिए रहते हैं, कभी कभी मास दिया रहता है तो मोलिकुलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा यूनिट्स के बारे में चर्चा करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो मेरी कितनी चीज़ें हो गई? P हो गया, V हो गया, टेम्परेचर हो गया, N हो गया, तो एक अब चीज़ बची है R। एक चीज़ क्या बची है बच्चों? R। और ये R जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PV इक्वल्स टू nRT में अपना P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, T हो गया टेम्परेचर। अब ये जो R है बच्चों, ये R बहुत इंपॉर्टेंट है और इस R को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस R की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर हम लोग R की डिफरेंट यूनिट्स पुट करेंगे तो R की डिफरेंट वैल्यूज हमको मिलती है। तो R के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब लिटरली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी 11th और 12 पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में लास्ट तक भी उनको R की वैल्यू ही नहीं पता होती क्या होती है, R की यूनिट ही नहीं पता होती क्या होती है। तो बच्चों आज की क्लास में आपके लिए बहुत शानदार मौका है। R के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसकी यूनिट के बारे में बताऊंगा, उसकी वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से देखना है लास्ट के 10 मिनट में। जो R है वो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, मतलब है तो कॉन्स्टेंट ही, लेकिन उसकी वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है? इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है? इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन यूनिट। किस पे डिपेंड करती है? यूनिट पे डिपेंड करती है। हम लोग भाई, मेरी हाइट 6 फीट है, अगर मैं इसी चीज़ को मीटर में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि 1.8 मीटर है। इसी चीज़ को सेंटीमीटर में बोलूँगा तो 180 सेंटीमीटर। इसी चीज़ को इंच में बोलूँगा तो 72 इंच। समझ रहे हो? मतलब है एक ही चीज़ मेरी हाइट, लेकिन उसी चीज़ को अगर मैं अलग अलग यूनिट में लिखता हूं तो अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे। सिमिलरली ये जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये है तो एक ही चीज़ लेकिन अलग अलग यूनिट में इसकी वैल्यू अलग अलग देखने को मिलती है। पहले इसकी यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर वैल्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। R की जो वैल्यू है उसको हम लोग लिख लेते हैं PV अपॉन NT। क्या लिख लेते हैं भाई? R की वैल्यू क्या हो जाएगी? PV अपॉन NT। अब R की वैल्यू अगर P इंटू वी अपॉन N इंटू टी लिखेंगे तो मतलब R की जो यूनिट है वो किसकी यूनिट पे डिपेंड करेगी? प्रेशर की पे, वॉल्यूम की पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड करेगा, इन सब की यूनिट पे डिपेंड करेगा। सही है? तो आप मेरे को बताइए बच्चों, अगर मैं R की ऐसा यूनिट बात करूंगा, ऐसा यूनिट ऑफ R, तो अगर आपको R की ऐसा यूनिट निकालनी है तो बाकी सब की भी ऐसा यूनिट पुट कर दो। भाई P की ऐसा यूनिट मैंने अभी बताई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, इनटू वॉल्यूम की ऐसा यूनिट बताई अभी कितनी होती है? मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय N नंबर ऑफ मोल्स, और इनटू टेम्परेचर किस में होता है बच्चों? केल्विन में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्यूब कैंसिल आउट करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल केल्विन, न्यूटन इंटू मीटर मोल केल्विन। और बच्चों न्यूटन इंटू मीटर इज नथिंग बट जूल। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल होता है। तो इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन। आर की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल पर मोल केल्विन। और जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314। क्या होती है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये आर की वैल्यू होती है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं भूलनी है आपको, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स में यूज आने वाली है। फिजिकल केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको ये आर की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, जो कि मैं पहली बार आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्लास 11th में। आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314 और यूनिट क्या होगी? जूल पर मोल केल्विन। सही बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो यूज होगी, ये वाली जो यूनिट है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये आपकी
बाकी के चैप्टर्स में यूज होगी, लेकिन इस चैप्टर में जो यूज होने वाली है वो कोई अलग यूनिट है। और इस चैप्टर में एक बहुत ही पॉपुलर यूनिट यूज होती है, और उसके लिए मैं आर का एक बार फॉर्मूला फिर से लिख लेता हूँ, P इंटू वी अपॉन एन टी, पी इंटू वी अपॉन एन टी। अब आप लोग समझिए कि अगर मैं प्रेशर की वैल्यू किस में पुट कर दूं, एटीएम में पुट कर दूं, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में हमको प्रेशर पास्कल में नहीं देंगे, हमको डायरेक्टली एटीएम में दे देंगे कि 1 एटीएम है, 2 एटीएम है, 1.5 एटीएम है, एटीएम में दे दिया प्रेशर। वॉल्यूम भी जनरली मीटर क्यूब में नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मीटर क्यूब एक बहुत ही बड़ी यूनिट है, तो जनरली वॉल्यूम हम लोग किस में देते हैं, लीटर में देते हैं। कभी पानी खरीदते टाइम बोलते हो कि भैया 0.001 मीटर क्यूब की पानी की बोतल दे दो, क्या बोलोगे, 1 लीटर पानी की बोतल दे दो। तो जनरली लीटर में हमको यूनिट देखने को मिलती है, तो प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर, अपॉन एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और टी हो गया केल्विन। तो यूनिट जो आएगी वो अपनी आएगी एटीएम इंटू लीटर पर मोल केल्विन, और इस यूनिट में आर की जो वैल्यू हमको देखने को मिलती है बच्चों, वो होती है आपकी 0.08314, 0.08 सॉरी 0.0821, 0.0821, और यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0.0821 एटीएम इंटू लीटर पर मोल केल्विन। अगर ये 0.0821 याद नहीं रहता है तो आप अप्रोक्सीमेटली इसको 1/12 मान सकते हैं, 1/12, 1 डिवाइडेड बाई 12 मोल, सॉरी मोल क्या बोल रहा हूँ, एटीएम इंटू लीटर, एटीएम इंटू लीटर पर मोल केल्विन, ये हो जाएगा यार। तो आर की वैल्यू 0.0821 हम लोग इस चैप्टर में बच्चों यूज करने वाले हैं, लेकिन वो कब यूज करेंगे, जब हमको प्रेशर किस में दिया होगा, एटीएम में, जब हमको वॉल्यूम किस में दिया होगा, लीटर में। और आप मेरा विश्वास मानिए बच्चों, आप मेरा विश्वास मानिए, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में प्रेशर की वैल्यू एटीएम में दी रहेगी, वॉल्यूम की वैल्यू लीटर में दी रहेगी, तो हम लोग इनको बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0.0821। उसके अलावा आर की एक तीसरी यूनिट भी होती है, आर की वैल्यू 8.314 होता है जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। अब एक कैलोरी, कैलोरी भी एक एनर्जी की यूनिट होती है, एक कैलोरी की वैल्यू 4.18 कैलोरी हो, सॉरी एक कैलोरी की वैल्यू 4.18 जूल के आसपास रहता है, एक कैलोरी की वैल्यू 4.18 जूल के आसपास रहता है। सो 1 जूल इज 1 अपॉन 4.18 कैलोरी, तो इस जूल को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आर की वैल्यू एग्जैक्टली देखेंगे तो 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन आता है, लेकिन इसको कैलकुलेशंस में आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन ले लेते हैं। बहुत ही कम बार यूज होगा, बहुत ही कम बार यूज होगा, लेकिन सारी यूनिट्स बता रहा हूं तो ये यूनिट भी बता देता हूं। कैलोरी में देखेंगे तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बार हमको ये यूज करना पड़ेगा बाकी के चैप्टर्स में, अदर चैप्टर्स में वैल्यू ये यूज होगी, जो कि ऐसा यूनिट है 8.314, लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, दैट इज 0.0821। समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन पे एक दो चीज़ें करवाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमके पास में पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है, ठीक है, पी वी इक्वल्स टू क्या है, एन आर टी। तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन से कितना कर दूं, 600 केल्विन कर दूं, 300 केल्विन से क्या कर दूं, 600 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था, मैंने गैस को हीट करना स्टार्ट कर दिया और कहाँ पे पहुंचा दिया, 600 केल्विन पे पहुंचा दिया, और बाकी सब कुछ सेम है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, बाकी सब कुछ सेम है, कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, कैन यू टेल मी इफेक्ट ऑन प्रेशर, इफेक्ट ऑन प्रेशर। तो बच्चों ध्यान से देखना प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है, तो P की वैल्यू मैं क्या लिख लूंगा, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। अब अगर मैं टेम्परेचर को डबल कर देता हूं तो प्रेशर भी हमारा डबल हो जाएगा बच्चों। टेम्परेचर अगर 300 था तो जो भी प्रेशर आएगा 600 रखने पे प्रेशर की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा डबल। अगर इस एग्जाम्पल में मैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी यूज करता हूं और टेम्परेचर की वैल्यू, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर की वैल्यू मैं 300 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं,
ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए मैं पहली क्लास में इस एग्जाम्पल को इंक्लूड कर रहा हूँ। टेम्परेचर की वैल्यू 300 डिग्री सेल्सियस थी और फिर 600 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो बच्चे बोलेंगे कि सर हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों टेम्परेचर हमेशा हम लोग किस में पुट करते हैं, केल्विन में पुट करते हैं। तो जब मैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाऊंगा, तो अगर तुमने बोला कि टेम्परेचर को डबल कर दिया और प्रेशर भी यहां से डबल हो जाएगा, तो बच्चों आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है। सही क्या होगा उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि गलत क्या होगा, क्योंकि बच्चे मोस्टली यहां पर गलती करते हैं। तो बच्चों टेम्परेचर की वैल्यू 300 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस है, आप बोलोगे सर 600 300 का डबल होता है, बात तो सही है, लेकिन बच्चों टेम्परेचर हम लोग किस में पुट करते हैं, हमेशा हमेशा किस में पुट करेंगे, केल्विन में पुट करेंगे। तो 300 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या था, 300 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 573 केल्विन। और जब 600 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो क्या हो गया, 600 प्लस 273 मतलब 873 केल्विन। क्या बच्चों ये इसका डबल है, ये इसका डबल नहीं है, ये इसका कितने टाइम्स है, ये इसका कितने टाइम्स है, 573 से 873 पे जा रहे हो, तो कितने टाइम्स टेम्परेचर कर दिया, 873 बाई 573 टाइम्स कर दिया, तो प्रेशर अपना 873 बाई 573 टाइम्स हो जाएगा। क्या होगा, 873 अपॉन 573 टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हो, 873 अपॉन 573 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो, वैसे तो ऑप्शंस में 873 बाई 573 होगा, लेकिन ये वैल्यू 1.52 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आया बात? चलो तो इट्स टाइम फॉर क्विज, फटाफट हम लोग क्विज करते हैं बच्चों। क्विज में आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस बच्चों रहने वाले हैं, क्विज में 20 सेकंड का आपको टाइम मिलने वाला है। चलो बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चंस थे, फटाफट बहुत ही आसान क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, क्योंकि ये पहली क्लास है। 1 लीटर क्या होता है, तो बच्चों 1 लीटर जो है वो अपना 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल ही होता है। तो 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, कोई ऑप्शन में नहीं है। तो 1 लीटर हमारा 1000 ml के भी इक्वल होता है, जिसको हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बुला सकते हैं, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी बुला सकते हैं। तो ऑप्शन जो है वो आपका पहले वाले में डी आ जाएगा। सेकंड वाला 1 atm इज इक्वल टू 1 atm, मैंने आपको बताया था कि 1 atm की वैल्यू 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं, या फिर 760 mmHg भी लिख सकते हैं, या फिर 76 सेंटीमीटर Hg भी लिख सकते हैं। तो बच्चों 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो डायन होता है, सो 1 डायन इज बेसिकली 10⁻⁵ न्यूटन, तो उसके हिसाब से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस having volume V cm³ is doubled and pressure is reduced to half, the final volume will be। मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, प्रेशर को हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है यार बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का बहुत ही सिंपल तरीके से यूज करेंगे कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनआरटी बाई पी। वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनआरटी बाई पी। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर को मैंने डबल किया है, मतलब केल्विन में ही डबल किया है, तो इसको मैंने डबल कर दिया,
तो डबल कर दिया तो 2 का फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, देखो ऊपर 2 का फैक्टर आएगा, टेम्परेचर डबल किया तो ऊपर 2 का फैक्टर आएगा, प्रेशर को हाफ कर दे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 2/1/2 मतलब ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स। मतलब इनिशियली वॉल्यूम V था तो अब कितना हो जाएगा, 4V, मतलब ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला, यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरी है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी बताने वाला था। NTP मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो आपको समझना है कि टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं। कभी कभी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं, और प्रेशर की वैल्यू 1 atm रहती है, 1 बार भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, PV इक्वल्स टू nRT लगाओगे, आपने क्या किया है, वॉल्यूम को डबल करना है। आप मेरे को बताइए, वॉल्यूम को डबल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वॉल्यूम को डबल करना है तो टेम्परेचर को भी डबल करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस का डबल तो 0 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, तो आपको केल्विन में डबल करना है। 273 केल्विन था, उसको डबल कर दिया तो 273 इंटू 2 मतलब ये हो गया 546 केल्विन। अब आप ऑप्शंस में देखो, 546 केल्विन तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो वापस से, तो 546 माइनस 273 आंसर आ जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पे ही रखने वाले हैं कल शाम 6 बजे। तो बच्चों आप जुड़े रहे, आइडियल गैस इक्वेशन पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और आइडियल गैस इक्वेशन ऑलमोस्ट हर चैप्टर में काम आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग।